नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत स्टार टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो है बायोमास और ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या कहां कहां से हमें ऊर्जा जो है एनर्जी है वो प्राप्त हो सकती है। अब आप एक चीज समझिए, हमें अगर मान लो टीवी चलाना है, टीवी रेफ्रिजरेटर आदि चलाना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है या नहीं पड़ती है। खाना पकाने के लिए जो एनर्जी की यूज होती है उसको हम हीट वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो खाना पकाने के लिए क्या करते हैं, हम हीट वेव्स का यूज करते हैं। जबकि हमारे वाहनों को चलाने के लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा की नीड पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी के कई तरह के रूप होते हैं और एनर्जी हमेशा कन्वर्टेड होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। दोस्तों इस बात को आप समझ लीजिए, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, एनर्जी कन्वर्टेड होती है। ठीक है, और आज हम ये पता करेंगे कि ऊर्जा को जो है, एनर्जी को, वो हम कितने प्रकार से और कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहां पर दे रखा है कि प्रकाश ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि इसके प्रारूप है कि जहां से ये अलग अलग तरह की जो एनर्जीज है वो हमें प्राप्त होती है। कुछ सूरज से प्राप्त होती है, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन से प्राप्त होती है। तो आज हम उसके बारे में यहां पर और डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पहली चीज रासायनिक ऊर्जा, ये यहां पर इतनी डिटेल क्यों लिखी गई है, ताकि ये नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं एज अ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है। इसके अलावा सारस्वत स्टेनो क्लासेस की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे भी आपको ये जो नोट्स हैं, तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे भी ये जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, वहां से भी आप ले सकते हैं, वहां पर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएंगे। और कंप्लीट हमारी कोशिश ही की जा रही है कि जितने भी वीडियोस हैं उनको एक जगह पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएगी। ठीक है, चलिए रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा क्या है, परमाणु बंधनों के बीच में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। और ये कैसे, लकड़ी कोयले को जलाने से, ईंधनों से उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा का यहां पर हम उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा जो आप जानती हैं, इसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा जो जो अपन यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गया, उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा, यंत्रों को जो मूवमेंट हो रही है तो वो क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा के थ्रू होगी, वो यांत्रिक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एक समझने के अकॉर्डिंग है कि चीज क्या होती है, ताकि हमें आगे जाके ये पता हो कि इनके मीनिंग्स क्या है। उसमें ऊर्जा जो हीट एनर्जी है, गुरुत्वाकर्षण या गतिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट है वो इसीलिए ताकि आप समझ सको कि एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब ऊर्जा के स्रोतों की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा को हम यहां पर जो डिवाइड करेंगे वो दो भागों में करेंगे कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के बारे में, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं, जैसे ऑयल, कोल, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। और रीन्यूएबल एनर्जी की बात अगर हम करें तो विंड है, हाइड्रो पावर है, सोलर है। ठीक है, और आपके बायोमास हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहां पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के बारे में, तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत ऐसे स्रोत है जो अटूट होते हैं, अर्थात जिन्हें हम उपयोग करने पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है और बार बार ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। समझिए, मतलब ये कि इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कोयला जलाया, कोयले से एनर्जी मिली और वो खत्म हो गई, आप क्या उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सोलर एनर्जी की बात करूं, पवन ऊर्जा की बात करूं, ये ऐसा रिसोर्स है जो आपको लगातार हर दिन आपको एनर्जी जो है वो रीजनरेट करके देगा, वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि वे अटूट होते हैं और इनको उपयोग करने पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है और बार बार ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ऊर्जा के ये क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज की नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोत, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं। तो यहां पर हमें नवीनीकरण स्रोत के बारे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा जिसको हाइड्रो ऊर्जा भी कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ये आएंगे ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। बायोमास एनर्जी पे हम थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये
एक अलग टॉपिक हमारे को दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट करते हैं ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। तो ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत वे हैं जो समाप्त तो हो जाते हैं, एक बार उनका उपयोग किया जाने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये स्रोत प्रकृति में लाखों वर्षों से बहुत लंबी अवधि से जमा हुए हैं। मतलब ये कि कोयला एकदम से थोड़ी बनता है दोस्तों, कई साल पेड़ पौधे जंतु दब गए थे, ताप और दाब से कई लाखों साल बाद वो कन्वर्ट हुए हैं अपने कोयले के अंदर। ठीक है, एक कोयला दूसरे तरीके से कैसे बनाया जाता है, खानों में मिलने वाला कोयला तो ये हो गया। दूसरा कोयला है, आपने वही लकड़ी को जलाया एक सामान्य ताप पे और उसको बुझा दिया और वो जो कोयला निर्माण हुआ, एक इस तरीके से निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों में जैसे कोयला आ गया, तेल आ गया या प्राकृतिक गैस आ गई दोस्तों, ये वाली जो सारी चीजें होती है ये क्या रह गया, आपके गैर नवीनीकरण स्रोत के उदाहरण है। इन सभी ईंधनों को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो गैर नवीनीकरण स्रोत को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में भी थोड़ा सा हम ज्ञान ले लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, गैर नवीनीकरण, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जैसे कोयला, कोयला उत्पाद, प्राकृतिक गैस, व्युत्पन्न गैस, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैर नवीनीकरण अपशिष्टों के लिए एक सामान्य शब्द जिसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। यहां तक बात क्लियर है क्या, क्योंकि ये चीजें हमारे बहुत ज्यादा यूज आने वाली है। तो यहां पर आपकी जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब किसके अंदर आ गए हैं, जीवाश्म ईंधन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब एनर्जी को ही एक तो गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण में तो हम डिवाइड करते ही हैं, साथ ही ऊर्जा के स्रोत को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ने जरूरी है। तो यहां पर हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। तो यहां पर बात करते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये किस में आ गए, परंपरागत स्रोत में आ गए। तापीय विद्युत संयंत्र, जो तापीय विद्युत संयंत्र है जिसमें कोयले से एनर्जी दी जाती है, तो ये भी किसके अंदर, कोयले से रिलेटेड होने के कारण तापीय विद्युत संयंत्र भी किस में आ गया है, परंपरागत स्रोत के अंदर आ गया है। जल विद्युत संयंत्र जो हो गए, जैव मात्रा जिसको बायोमास कहते हैं, और पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारी तो आ गई किसमें, परंपरागत स्रोत में। परंपरागत स्रोत का मीडियम आप ये भी समझ लीजिए, जिसको बहुत समय से यूज किया जा रहा हो, वो सब क्या आ गए, और जो नई चीजें रिक्रिएट होती है वो गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोतों के रूप में हम यूज करते हैं। तो जीवाश्म, पेट्रोलियम, तापीय, जल विद्युत, जैव मात्रा, बायोमास और पवन ऊर्जा को हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। और गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोतों के अंदर आ गया सौर ऊर्जा, जैसे सौर कुकर, सौर पैनल, ये सब समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये क्या हो गए, गैर पारंपरिक या वैकल्पिक स्रोत के अंदर आ गए। और परंपरागत स्रोत के अंदर ये आ गए, आपको याद कर लेने हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से कैटेगरी के अंदर इसको हम जो है वो इंक्लूड करेंगे, तो ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्या, अभी इसके बारे में और डिटेल क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जिनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और हमारी ऊर्जा आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरा करते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में ये तीन ऑप्शन आ गए, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस अभी बताया, जल ऊर्जा, नदियों में बहने वाले पानी की ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। यह आपको बात क्लियर हो गई। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की बात कर रहे हैं, जो परंपरागत स्रोतों की तरह व्यापक रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं, हमारी ऊर्जा आवश्यकता की सीमित पैमाने पर ही पूरा करते हैं। सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा इत्यादि, भूतापीय और परमाणु ऊर्जा इसी श्रेणी में आती है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहां पर अब हमारे जो रिसोर्सेज है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करेंगे। फर्स्ट डिटेल से चर्चा करने पर पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जब वायु का एक बड़ा भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वायु का बड़ा भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान गतिज ऊर्जा इसके साथ जुड़ जाती है, जिसे पवन ऊर्जा भी कहा जाता है। ये यहां पर विंड आती है तो ये क्या घूमने लगता है, घूमने से क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हुई, और गतिज ऊर्जा क्या बनाती है, विद्युत ऊर्जा बनाती है। तो इसे यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन चक्कियों को चलाने में पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग पानी उठाने, अनाज परिवहन आदि के लिए किया जाता है।
गतिज ऊर्जा का मतलब समझिए, ये किसी मोटर को घुमाएगी, मोटर के घुमाने से आपके जैसे मोटर चलती है, गाड़ियां चलती है, ये क्या चीज हुई आपकी, ठीक है। तो यहां पर पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट करेगी, और गतिज ऊर्जा जब कन्वर्ट होती है दोस्तों, तो फिर यहां पर क्या देखने को मिलता है कि जब आपकी जो चीजें हैं, पानी निकालने का काम हो गया, या अपने जैसे अनाज परिवहन हो गया, मशीनें चलाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर लाइटिंग के लिए जो विद्युत ऊर्जा है वो दोनों हम यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा, ठीक है। ऑन प्रोसेस कैसे बनती है बिजली, ये हमारा एज पर सिलेबस नहीं है, इसीलिए हम इस बारे में और ज्यादा चर्चा, डिटेल से चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाइड्रो पावर, हाइड्रो एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब किसी नदी में बहने वाले पानी को एक ऊंचे बांध में जमा किया जाता है, कहां पे, यहां पे जैसे एक बांध बना दिया, कोई दीवार खींच के बांध बना दिया जाता है ना, तो ऊंचे बांध में जमा कर दिया जाता है और बांध के ऊपर से गिरने दिया जाता है, पानी एक बड़ी ताकत के साथ नीचे की ओर बहता है, जिसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। ये टरबाइन विद्युत जनरेटर से जुड़े होते हैं जो विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न बिजली को जल विद्युत या जल विद्युत कहा जाता है। वास्तव में इस प्रक्रिया में पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करना शामिल है, समझ लीजिए। यहां पर पानी को इकट्ठा किया, तेजी से एक प्रेशर के साथ दिया, टरबाइन घूमने लगा, और टरबाइन कनेक्ट किससे रहा, टर्बो से, ठीक है। किससे कनेक्ट हुआ है, टरबाइन जो है विद्युत जनरेटर से, और विद्युत जनरेटर जो है वो क्या कर रहा है, पावर जो है उसको बना रहा है, पावर सोर्सेस को पावर हाउस में, और यहां से ये इलेक्ट्रिसिटी बन के निकल रही है। तो ये क्या हो गया, आपका हाइड्रो पावर हो गया। ये एक अत्यधिक ऊंचाई से गिरने वाले पानी से प्राप्त पारंपरिक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। जब पानी को ऊंचाई से गिरने दिया जाता है तो संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनों को क्या करती है, घुमाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की गर्मी और प्राकृतिक रूप से होने वाली तापीय ऊर्जा है, जो चट्टानों के निर्माण और उन संरचनाओं के भीतर मौजूद तरल पदार्थों के भीतर पाई जाती है। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब यह उष्मा चट्टानों को पिघलाती है तो मैग्मा बनता है। मैग्मा क्या होता है, लावा होता है, ठीक है। मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ गहराई पर एकत्रित हो जाता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है ये मैग्मा की है, ये हॉट रॉक है और ये हॉट वाटर है। अगर आप, सीधी बात है कि मैग्मा के ऊपर जो चट्टान है वो गर्म ही होगी, और उसके ऊपर जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर यहां पर आप पानी को डालेंगे तो यहां से क्या होगा, स्टीम बनेगी, गर्म पानी जो है वो भाप बन के बनेगा, और उससे क्या बनेगा, हमारी एनर्जी बनती है। तो इसको भूतापीय एनर्जी कहते हैं। इन जगहों को हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं। जब भूमिगत जल इन गर्म स्थानों के संपर्क में आता है तो ये भाप बन के भाप बदल जाता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये जगह नेचुरल होती है, बहुत कम जगह पे ऐसा मिलता है कि जहां पर मैग्मा के द्वारा रॉक जो हमें चट्टाने जो है वो मिलती हैं, गर्म चट्टाने। तो ये बहुत कम जगह पे होती है, हर जगह पे इसको लगाना, इस तरह के पावर प्लांट लगाना जो है वो नहीं लगा सकते हैं हम, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं महासागरीय ऊर्जा, रिन्यूएबल ओशियन एनर्जी। तो महासागर पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% हिस्से पे है, सीधी बात है, ये तो हम जानते हैं। उनमें मौजूद पानी की भारी मात्रा और सौर ताप, तो एक तो पानी की मात्रा है, और सौर ताप मतलब सूरज की जो रोशनी है, ये एक बड़े संग्राहक के रूप में कार्य नहीं करती थी, बल्कि इसकी उच्च विशिष्ट गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में इसका भंडारण भी करती थी। इस प्रकार समुद्र के पानी का उपयोग ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन के रूप में किया जा सकता है। मतलब ये कि जो समुद्र है और उसमें पड़ने वाली सूरज की किरणें, ये दोनों ही एक बहुत बड़े एनर्जी का सोर्स जो है वो बन सकती है। तो आज अब उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख रूपों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं। समुद्र की सतह पर पानी दिन के समय गर्म होता है, भाई सूरज अगर उस पर पड़ेगा पानी के ऊपर तो पानी गर्म होगा, जबकि निचले स्तर पर पानी क्या होगा, ठंडा होगा। जो नीचे की तरफ पानी है वो ठंडा होगा, सीधी बात है। जल स्तर में तापमान का अंतर उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, मतलब ऊपर गर्म और नीचे ठंडा, यही जो अंतर है वो क्या होता है, हमें ऊर्जा जो है वो देता है। यदि तापमान का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उस स्थान से महासागरीय तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए एक वाष्पशील द्रव अमोनिया की तरह सतह पर गर्म पानी से गर्मी का उपयोग करके उबाला जाता है। वाष्पशील तरल की भाप का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। नीचे की सतह से ठंडे पानी का उपयोग
अमोनिया वाष्प को संघनित करने के लिए किया जाता है, जिसके बाद चक्र को दोहराने के सतह पर प्रवाहित किया जाता है। सीधी बात समझ लीजिए कि जब भी 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान डिफरेंस होगा तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का यूज जो है वो किया जा सकता है। आगे बढ़ते, महासागरीय ज्वारीय ऊर्जा क्या है? चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार और भाटा, ज्वार जो आना और जाना, जो पानी की स्पीड से आता है और जाता है, उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो आकर्षण के अंदर समुद्र के पानी के ऊपर उठने को उच्च ज्वार और उसके गिरने को क्या कहते हैं? निम्न ज्वार या भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार या भाटा मतलब ज्वार भाटा के कारण पानी की भारी गति से बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जिसे हम महासागरीय ज्वार ऊर्जा के नाम से इसको जानते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग ज्वारीय बैराज या फिर बांध बनाकर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हुआ। महासागरीय ज्वार भाटा जो होता है उसके द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको हम कहते हैं समुद्री तरंग ऊर्जा। अब देखिए, उच्च गति वाली समुद्री तरंगों से प्राप्त ऊर्जा को समुद्री तरंग ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में उच्च गति वाली समुद्री तरंगों में बहुत अधिक गति ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग डायनेमो को चलाने के लिए किया जा सकता है, जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ये समुद्री तरंग जो वेव्स होती है उस पे है। महासागरों के परमाणु ड्यूटेरियम से ऊर्जा। ठीक है, महासागरों के पानी में असीमित मात्रा में भारी हाइड्रोजन समस्थानिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। ठीक है, जो कि समस्थानिक हाइड्रोजन है जिसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम आइसोटोप के नियंत्रित परमाणु विखंडन को लेकर वैज्ञानिक ऊर्जा उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये प्रक्रिया अभी प्रायोगिक चरण में है, तो अभी ये कंटिन्यू जो है वो फॉर्मेट पे नहीं आई है। तो परमाणु महासागर के परमाणु ड्यूटेरियम से भी जो ऊर्जा है वो जनरेट की जाएगी। समुद्र में लवणता प्रवणता से ऊर्जा। ठीक है, दो या दो से अधिक समुद्रों के जल में लवणों की सांद्रता के अंतर को लवणता प्रवणता कहते हैं। कई कई जगह पे आपने देखा होगा ना, दोनों समुद्रों का कलर अलग है। आजकल तो मीम्स और इंस्टा पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो आते हैं, भगवान का चमत्कार भी दिखाया जाता है। तो दो या दो से अधिक समुद्रों के जल में अगर लवणों का जो सांद्रता में अंतर होगा तो वो लवणता प्रवणता कहलाएगा। और यही लवणता प्रवणता उपयुक्त तकनीकों की भागीदारी के साथ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, समुद्री वनस्पति या बायोमास से ऊर्जा। समुद्री वनस्पति या बायोमास ऊर्जा का एक और प्रत्यक्ष स्रोत है, क्योंकि समुद्र के पानी में मौजूद समुद्री शैवाल की भारी मात्रा में मीथेन ईंधन की असीमित आपूर्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए ये क्या है, जो शैवाल पाए जाते हैं या समुद्र में जो सीधी बात है, जो समुद्र का कचरा है या पेड़ पौधे हैं, वो सब जो यूज किए जाते हैं बायोमास आप जानते ही हैं। जो कचरे को और इसको हम लेके मिथेन गैस के द्वारा जो है मिथेन गैस इसमें निकलती है, तो हम जो गैस बनाते हैं, जो उससे पावर बनाते हैं, तो उसके लिए भी तो समुद्री वनस्पति या बायोगैस से ऊर्जा भी प्राप्त करने का हमारे पास में एक साधन है। नेक्स्ट बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। वह विक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होकर एक नया परमाणु बनता है और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, परमाणु के बनना या विखंडन करना या उनका आपस में जुड़ना, यहां पर क्या कहलाएगा? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के दो अलग अलग रिसोर्स हैं, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन। ठीक है, किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में कुछ परिवर्तन होने पर जो ऊर्जा निकलेगी, जब भी कोई किसी नाभिक में जब परिवर्तन होंगे तो उससे क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी और उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग गर्मी पैदा करने में, समुद्री जहाजों के लिए ईंधन के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा के लाभ। जीवाश्म ईंधन की कमी के कारण ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, समझ ही गए होंगे। लकड़ी कोयला इतना नहीं है, इसीलिए आप परमाणु भट्टियों पर हम जा रहे हैं। थोड़ी मात्रा में ईंधन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो थोड़ी मात्रा में इसका यूज किया जाता है, लेकिन इससे एनर्जी जो है वो ज्यादा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा के नुकसान। परमाणु कचरे के रिसाव का खतरा होता है। न्यूक्लियर जो रिसाव होते हैं, कभी कभी जब आप जापान में जब भूकंप आते हैं तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? क्योंकि परमाणु भट्टियां उधर ज्यादा है, तो सबसे बड़ा डर होता है न्यूक्लियर पावर का। ठीक है, तो उसके बाद में परमाणु संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, उसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और पर्यावरण का प्रदूषण, क्योंकि वो प्रदूषण भी करती है भट्टियां, तो ये आपके इसके नुकसान है। चलिए, परमाणु विखंडन और संलयन के बीच में थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें एक भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटना शामिल होता है। एक भारी नाभिक होता है जो वो टूट जाता है और वो हल्के हो जाते हैं। इसमें दो नाभिकों का बंधन मतलब मिश्रण होता है और वो भारी हो जाते हैं। ये एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा किया जाता है।
भारी नाभिक पे न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे जिससे उसका विखंडन होगा, तो ये विखंडन हुआ। यह अत्यधिक तापमान को गर्म करके किया जाता है जिससे वो क्या होते हैं, संलयन होते हैं। यह एक चेन रिएक्शन है और यहां पर कोई भी चेन रिएक्शन नहीं होती, मतलब ये टूटते जाते हैं, उसके भाग टूटते जाते हैं, और जबकि यहाँ पर कोई चेन रिएक्शन नहीं है। ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है और ये एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, और इसी अनियंत्रित प्रक्रिया के कारण जो सूरज होता है दोस्तों, वो काम करता है परमाणु संलयन पे। इसीलिए आज तक इतने सालों बाद भी, इतने टाइम के बाद भी जो सूरज की जो एनर्जी है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है, लगातार वो कायम है। तो वो किस कारण है, परमाणु संलयन, क्योंकि ये एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। ये भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, नाभिक के विखंडन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या है, ज्यादा एनर्जी कौन करेगा, संलयन। विखंडन उत्पादन खतरनाक है और इसमें क्या होगा, प्रदूषण नहीं होता है, इसमें प्रदूषण होता है। तो ये कुछ हो गया परमाणु विखंडन और संलयन। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में, सूर्य द्वारा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्पन्न ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर विकिरणों को सौर कोशिकाओं, जिसको फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के माध्यम से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। फोटोवोल्टिक कोशिकाएं हैं जो आपका सोलर पैनल बनता है, यही आपकी क्या है, फोटोवोल्टिक कोशिकाएं होती है, जो क्या करता है, सूर्य ऊर्जा को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। फोटोवोल्टिक सेल सिलिकॉन और सौर सेल के माध्यम से सौर विकिरणों को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। सोलर सेल एक बड़े फ्लैट शीट पर व्यवस्थित होते हैं जो मिरर सोलर पैनल पर बनते हैं। जो फाइनल लुक जो होता है वो ये होता है। सौर कुकरों को बाहर से काले रंग से रंगा जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा सौर विकिरणों को फंसाने के लिए कांच की एक बड़ी प्लेट बनाई जाती है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं सोलर कुकर जो इस तरह से एक पूरा कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। अंदर यहाँ पर पकाने की चीजें रख दी जाती हैं और ये फॉर्मेट होता है। ऐसे ही एक सोलर फर्नेस होता है कि एक पूरी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी जगह होती है और उसके मिड में यहाँ पर जो चीज को गर्म करना है उसको यहाँ पर उस सामान को रख दिया जाता है। तो एक ये तरीका है। और एक सोलर सेल जो आप अपने घरों में बिजली के लिए आजकल लगा रहे हैं, तो इनके बारे में हम और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सूर्य इस पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। यहां तक कि जीवाश्म ईंधन में भी ऊर्जा सूर्य से ही आई होती है। सूर्य के पास ऊर्जा का एक अंतहीन भंडार है जो जब तक उपलब्ध रहेगा, जब तक सौर मंडल अस्तित्व में। हाल ही के दिनों में सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल जो है वो अब सौर ऊर्जा को काम कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ये सोर्सेस कब तक है, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एनर्जी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा, और सूरज ही जिस दिन नहीं रहा तो ये हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, पेड़ पौधे दुनिया सब खत्म हो जाएगी। ये इतनी सी बात समझ लीजिए। तो ये एक असीमित जो भंडार है वो अपन को मिलते हैं। सोलर कुकर की बात कर रहे हैं। सोलर कुकर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो सोलर कुकर जो डिजाइन और कार्य करने के तरीके में बहुत सरल होते हैं। ये आमतौर पर दर्पणों से, कांच से बनाया जाता है। सादे दर्पण के एक आयताकार बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं। सादे दर्पणों से परिवर्तित प्रकाश सौर कुकर के अंदर सौर ऊर्जा को क्या करती है, केंद्रित करती है, जो भोजन पकाने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये सोलर कुकर जो होता है वो किसके द्वारा, सामान्य कांचों के द्वारा बना दिया जाता है और वो क्या करता है, एनर्जी को एक जगह जनरेट करके भोजन को पकाने में मदद करता है। सोलर फर्नेस की बात कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि एक पूरा जो बिल्डिंग के अंदर आप ये इस तरीके से आपने बनाए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सोलर फर्नेस को अवतल दर्पण की तरह बनाया जाता है। अवतल दर्पण इस तरह का होता है ना, और उत्तल इस तरह का होता है। तो बड़ी सौर भट्टी में बहुत बड़े उत्तल दर्पण बनाने के लिए कई छोटे दर्पण होते हैं। गर्म की जाने वाली वस्तु को दर्पण के फोकस के पास में रखा जाता है और वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है। तो ये इस प्रकार काम करता है सोलर फर्नेस। सोलर सेल सिलिकॉन से बनते हैं। सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे बैटरी में संग्रहित किया जाता है, बाद में इसको उपयोग के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो सौर सेल क्या हो गए, जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, जो भी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल पावर की बात कर रहे हैं। हम गर्मी पैदा करने के लिए कोयला या पेट्रोलियम जलाते हैं। ठीक है, मतलब जैव जीवाश्म को जलाते हैं, उससे पावर जो है वो हीट जो एनर्जी है वो होती है। इस ऊष्मा का उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। भाप टरबाइनों को घुमाती है और यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। टरबाइन जो घूमेगा, टरबाइन क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रकार से जो है वो पावर जनरेट होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि जो तापीय विद्युत घर होता है, तापीय विद्युत घर में कोयला इसको जला के हम पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद से टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन को घूमने से क्या बनता है, एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं बायोमास, क्योंकि बायोमास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड है। तो बायोमास पौधों के अपशिष्ट, अपशिष्ट क्या हो गया, जो गले हुए और जो कचरा मात्रा पौधे जो हो जाते हैं, फ्रेश नहीं, जो जैसे पत्तियां हैं सड़ गई हैं, इस तरह की चीजें, पशु के अपशिष्ट हो गए, गोबर हो गया, जो गोबर मलमूत्र जो होता है, वन अपशिष्ट हो गए, वन अपशिष्ट में वही पत्ते वत्ते झाड़ियां हो गई, ये सब हो गया, और नगर पालिका के कचरे जो हम घरों में यूज करते हैं, पेड़ पौधों के सब्जी बची हुई या जो भी काम होते हैं, जैसे जीवित जीवों के कार्बनिक पदार्थ अपशिष्ट से विकसित ईंधन है। जैविक शब्दों में बायोमास शब्द कार्बनिक पौधे के पदार्थ को संदर्भित करता है, जिसे ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं बायोमास आप समझ गए होंगे, जिसमें सीवरेज मलमूत्र जो हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड जो रेसिड्यूज हो गए, एनिमल रेसिड्यू हो गए, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू हो गए, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है, इन सभी को जो है इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है, ये सोर्स ऑफ बायोमास होता है। बायोमास को बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो आपका क्या होता है, वो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है। चलिए अब देखिए, इसमें भी दो चीज होती है, ताप, ये कैसे दो तरीकों से बनाई जाती है, एक ताप रासायनिक विधि के द्वारा और एक जैव रासायनिक विधि के द्वारा। ठीक है, ये वे होते हैं जो ऊष्मा से बायोमास को रूपांतरित करते हैं, मतलब गर्मी से करते हैं। उनका उपयोग कम नमी वाली सामग्रियों में किया जाता है, जिनमें नमी कम होती है, वहां पर हम ताप रासायनिक विधि के द्वारा उसको गर्म करके और इसको जनरेट करते हैं। जबकि जैव रसायन में कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग कार्बनिक पदार्थ अणुओं को विघटित करने के लिए किया जाता है, उन्हें उच्च नमी वाले पदार्थों पर लगाया जाता है, और इस प्रकार से हम जो है दो विधियों के द्वारा बायोमास की जो एक्टिविटीज होती है उसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, बायोमास के प्रकार, हम बायोमास को तीन प्रमुख समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होती है प्राकृतिक बायोमास, इसका उत्पादन प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के बिना होता है। ठीक है, दूसरा अवशिष्ट बायोमास, यह मानव गतिविधि द्वारा उत्पादित जैविक अपशिष्ट है। उदाहरण के लिए ठोस शहरी अपशिष्ट हो गए, कृषि, पशुधन या औद्योगिक गतिविधियों से आने वाला अपशिष्ट, इसे बदलने में गीला या सूखा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और तीसरा होता है ऊर्जा फसलों द्वारा उत्पादित बायोमास, ये वे फसलें जिनका उद्देश्य ऊर्जा को उपयोग करना है और जिनके जीवित पदार्थों के उत्पादन के अधिकतम करने के लिए एक विशिष्ट प्रजाति को लगाया जाता है, जो जेट्रोफा, और ये इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। तो कुछ फसलों का यूज किया जाता है बायोडीजल, और इसको बनाने के लिए बायोमास को हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें होती है जो मानव जो गंदगी फैलाता है ये उससे होती है, और कुछ चीजें जो प्रकृति की देन होती है उससे जो क्रिएट होते हैं वो चीज होती है। तो प्राकृतिक बायोमास अलग चीज है, अवशिष्ट बायोमास अलग चीज है, और ऊर्जा फसलों द्वारा उत्पादित बायोमास जो है वो अलग चीज है, फसलों द्वारा उत्पादित बायोमास। तो ये तीन तरह के हम यहाँ पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे बात करें जैव ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके, उसके मूल स्रोत के अनुसार जैव ईंधन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकने वाले कार्बनिक पदार्थों को विविधता को देखते हुए जैव ईंधन भी अपने मूल के आधार पर विभिन्न रूप धारण करता है। प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। इन्हें कृषि खाद्य फसलों, उदाहरण के लिए वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन जो होता है वो कहां से, वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाएगा। उन्नत जैव ईंधन या दूसरी पीढ़ी के, ये फसल अवशेष खाद्य उद्योगों के शहरी कचरे, गैर खाद्य कृषि, वानिकी फसल जो जंगलों से मिलती है, इन्हें जलीय पौधों और शैवाल से भी निकाला जा सकता है, जिनमें तेल की मात्रा 50% से अधिक होती है। हालांकि ये अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन अध्ययनों में इसकी महान क्षमता का पता यहां पर चलता है। तो ये हुआ अपना जैव ईंधन का दूसरी पीढ़ी। ठीक है, वर्तमान में सबसे उपयोग में किए जाने वाला जैव ईंधन है बायो एथेनॉल और बायोडीजल। ठीक है, तो बायो एथेनॉल क्या चीज है, गैसोलीन के विकल्प के रूप में इसे वर्तमान में पारंपरिक फसल जैसे मक्का, चुकंदर, गन्ना और कुछ अनाजों से प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन आ जाता है कि बायोमास में जो बायोइथेनॉल है वो किससे प्राप्त होती है, तो वो किसके द्वारा, मक्का, चुकंदर, गन्ना और कुछ अन्य अनाजों से प्राप्त होता है। जबकि बायोडीजल दोस्तों किससे प्राप्त होता है, ये वनस्पति तेल, रतन जोत पादप जिसको जेट्रोफा कर्कस भी कहते हैं, पशु वसा, पशु के अंदर जो वसा होती है, पुनः चक्रित खाना पकाने वाले वसा जैसे वसा से प्राप्त होता है और इसे तेल आधारित डीजल के साथ में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है बायोडीजल के द्वारा जो है वो गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। तो इसमें बायोडीजल का और जो डीजल होता है उसको हम दोनों चीजों को मिलाकर जो है वाहन चलाने के लिए भी यूज में करते हैं। तो बायोइथेनॉल और बायोडीजल के बारे में ये कुछ हमारे पास में यहाँ पर हमने चर्चा की। बायोगैस उत्पादन की अब बात कर रहे हैं। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बायोडीजल और एथेनॉल के बाद में बायोगैस उत्पादन के बारे में। तो ये इसमें क्या मोस्ट ऑफ होता है, मीथेन होता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बनिक पदार्थों के आवासीय अपघटन, दूसरे शब्दों में बोले तो ऑक्सीजन के हस्तक्षेप के बिना से प्राप्त होती है। इसे पशुधन, कृषि, औद्योगिक अपशिष्ट, जल उपचार संयंत्रों से निकलने वाले कीचड़ और घरेलू कचरों से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग मुख्यतः तापीय और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन भविष्य में इसे पारंपरिक प्राकृतिक गैस नेटवर्क में शामिल करना संभव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पादन, बायोमास संयंत्र की हम बात कर रहे हैं। तो बायोमास से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना संभव है, जिसमें भाप उत्पन्न करने के लिए बॉयलर में जलाया जाता है। इस भाप का उपयोग टरबाइनों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, वही चीज गर्म करने के, गर्म करने से क्या बनेगी, भाप बनेगी और भाप से टरबाइन चलेगा और टरबाइन से विद्युत जनरेट होगी। 50 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है इन जो प्लांट्स के, जो बायोमास संयंत्र होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो जैव गैस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें 75% क्या होती है, मीथेन होती है, इसीलिए यह एक उत्कृष्ट ईंधन, मीथेन जिसमें होगा तो वो एक बेटर जलने के लिए जो ईंधन होता है वो होता है। ये धुएं के बिना जलता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। जैसे कोयले को जलाते हैं तो राख अवशेष बनती है, इसमें किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं होता है। जैसे लकड़ी में राख कोयले के जलने से लकड़ी का कोयला बन जाता है, तो इस तरह का कोई अवशेष नहीं होगा। इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था के लिए भी होगा। पीछे छोड़े गए घोल को समय समय पर हटा दिया जाता है और खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें जो मिलता है, जो इसका अपशिष्ट बचता है उसका क्या यूज किया जाता है, उसको मिट्टी में खाद्य के रूप में यूज कर लिया जाता है। बायोमास का बड़े पैमाने पर उपयोग अपशिष्ट निपटान का एक सुरक्षित और कुशल तरीका है। जो कचरा हमारा जनरेट होता है दोस्तों, उसको, उसका अपशिष्ट जो होता है उसका निपटान, मतलब उसको खत्म करने का ये एक बहुत ही बेटर तरीका है, जिससे हम गैस, डीजल, पेट्रोल, गैस, डीजल, एनर्जी, कई तरह की चीजें हम जो है वो बना पाते हैं। बायोमास के लाभ के बारे में बात करते हैं। तो बायोमास का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री अनंत है, क्योंकि इंसान जब तक रहेगा, जब तक कचरा करेगा प्रकृति से और यहां से हर जगह से ये कचरा जो है वो अनलिमिटेड मिलता रहता है। तो पहली बात तो ये कि इसकी सामग्री मिल जाती है। इस प्रकार ये ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत हो गया है। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम महंगा है। जीवाश्म कोयला लोगे और कचरा लोगे तो सीधी बात है कम महंगा रहेगा ही। ये एक उत्कृष्ट ईंधन का उत्पादन करता है जो धुएं के बिना जल सकता है। धुआं नहीं कर रहा है मतलब उत्कृष्ट है। ये लैंडफिल में डंप किए गए कचरे की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। मतलब ये कि जो जमीन में जहां पे अपन कचरा डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, दिल्ली जैसी जगह पे तो पहाड़ बन चुके हैं कचरों के, तो उसको भी ये खत्म करता है। बायोमास के नुकसानों की बात अब हम करने जा रहे हैं। ये जीवाश्म ईंधन को जलाने जितना ऊर्जा कुशल नहीं है। जीवाश्म एनर्जी जितनी परफेक्ट होती है, पेट्रोल और ये सब जितना परफेक्ट होता है, उतना ये परफेक्ट नहीं है। ये मीथेन पैदा करता है, जो कि पृथ्वी की ओजोन परत के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो ये दो इसके नुकसान है और बाकी यहां पर अपन जो देख रहे हैं वो इसके फायदे हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा जो रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी और बायोमास जो है उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा यहां पर की है। साथ ही दोस्तों मैंने फिर कहा, मैं यहां पर आपको थ्योरिकल पार्ट पढ़ाता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको यहां से ज्यादा
आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो क्लियर करने पड़ेंगे। ये आपका बेस बनाएगा, क्वेश्चन आपको मजबूत बनाएंगे सिलेक्शन के लिए। और क्वेश्चन कहां से निकाले मैं तो कराऊंगा ही आने वाले टाइम पे, लेकिन अगर आपको और स्पष्टीकरण रूप से पढ़ना है तो सारस्वत स्टेनो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाके आपको मैंने वन लाइनर नोट करीबन 7,500 क्वेश्चन, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में आपको दे दिए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में आपको वहां पर 7,500 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, करंट के, राजस्थान जीके के, इंडियन ज्योग्राफी के और राजस्थान जीके के। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए वहां पर नोट्स उपलब्ध है, वन लाइनर नोट्स उपलब्ध है हिंदी और इंग्लिश में, हर तरह के क्वेश्चन वहां पर हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। तो आप वहां से अपने पीडीएफ को बाय करके आप अपने जो है पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी को बहुत मजबूत बना सकते हैं। और जो टारगेट है हमारा 90 प्लस का, 90% प्लस मतलब 180 क्वेश्चन का, उसको क्रैक करने में वो आपकी बहुत ज्यादा सहयोग करेगी। और यहां पर अब आपकी, क्योंकि एलडीसी का एग्जाम हो गया है, तो अब आपकी जो रेगुलर क्लासें हैं वो आपकी कंटिन्यू चलेगी। इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बाद में आपकी राजस्थान जीके और आपकी इंग्लिश की जो क्लासें हैं उसको यहां पर रेगुलर अप कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।